हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी तक ये जो चैप्टर वाइज सीरीज़ आपकी चल रही है आरबीएससी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, उसका ये जो चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है ह्यूमन सिस्टम्स, उसका हम टॉपिक पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी कि जनन तंत्र। तो ये उसका सेकंड पार्ट है, ये जो वीडियो है ये उसका सेकंड पार्ट है और चैप्टर सेकंड का ये 10th पार्ट है, ठीक है। और जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, जो जनन तंत्र का पार्ट फर्स्ट है, अगर वो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए और पार्ट फर्स्ट को देखिए। और ये जो है जनन तंत्र का पार्ट सेकंड यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने जनन के प्रकार पढ़े, उसके अलावा नर जनन तंत्र, लैंगिक जनन के बारे में भी हमने विस्तार से वहाँ पे देखा था। तो आज हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके जो स्टेजेस हैं, जो फेजेस हैं, यानी रिप्रोडक्शन से लेकर और एक न्यूबॉर्न बेबी यानी कि नई संतति बनने तक, नई संतान बनने तक की जो प्रक्रिया है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का जो पार्ट सेकंड है रिप्रोडक्शन जनन तंत्र का, ठीक है। तो उसका जो सेकंड टॉपिक है मादा जनन तंत्र, इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे सारे सिस्टम्स हमने देखे, जैसे हमने जो शरीर के सारे तंत्र हमने पढ़े, उसी प्रकार हम ये वाला तंत्र भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे डायग्राम के लिए, डायग्राम की लेबलिंग हम करेंगे और डायग्राम को हम देखेंगे। जैसे ही आपको डायग्राम याद हो गए, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने डायग्राम याद कर लिया तो आपका 70 to 80% जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है यहीं से आपके क्लियर हो जाते हैं। बस आपको यहाँ पे मेन चीज़ जो है साइंस में, वो आपको चीज़ है समझना। अगर आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में उस टॉपिक को किसी भी लैंग्वेज में आप अपना आंसर लिख के आइए, जैसा भी आपको आता है, हिंदी में या इंग्लिश में। कुछ जो वर्ड्स है अगर आपको इंग्लिश में याद है या हिंदी में याद है तो आप वहाँ पे मिक्स करके उनको लिख सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर आपने दोनों में से किस लैंग्वेज में दिया है या मिक्स में दिया है। मेन चीज़ जो है एग्जामिनर देखेगा कि आपको वो टॉपिक जो है वो कितना क्लियर है, कितना आप उसके बारे में समझ पाए हैं, ठीक है। तो अगर आप फ्यूचर यानी फर्दर स्टडीज़ के लिए साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हैं, और मेनली जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो उनके जो डायग्राम्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी स्ट्रीम में होते हैं। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो 70% डायग्राम्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको डायग्राम्स याद है तो दो चीज़ें होती है, आपको एक तो चीज़ें आसानी से याद रहती हैं क्योंकि डायग्राम जब बनता है तो आपके माइंड में वो रील सेट हो जाती है। जैसे कि कोई मूवी हमने आज से 1 साल पहले देखी थी तो उसकी कुछ ना कुछ इमेज हमने देखी, उसकी इमेज है जो वो मूवी थी, उसके जो सीन्स थे वो भी अभी भी हमको याद रहते हैं। भले ही थोड़ा बहुत हम भूल जाते हैं लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग में एक सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो डायग्राम है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी में। तो ये बायोलॉजी के जो चैप्टर सेकंड है आपका, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। ह्यूमन सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मादा जनन तंत्र, वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। मेनली जो बात है कि दोनों लैंग्वेज यानी बाइलिंगुअल में जो यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ वो इसीलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंग्लिश में आपको आसानी से याद हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा भी जब आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, जब 11th के 12th के बाद बीएससी ग्रेजुएशन के लिए आप जाएंगे या फिर कुछ बच्चे नीट के लिए भी जाएंगे, ठीक है, बायोलॉजी की अगर बात करें। उसके अलावा अगर बात करें मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो वो इंजीनियरिंग जब करेंगे तो वहाँ पे जो चीज़ें होती है वो इंग्लिश में होती है, ठीक है। तो चीज़ें आसानी से आपको समझ आए तो अभी से ही एक बेस क्लियर हो जाएगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट साइंस को देखो, ऐसा है कि साइंस के कुछ वर्ड्स है वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम है। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के जितने भी नाम हैं हमने देखे, टेस्टोस्टेरोन हमने लास्ट वाले जो टॉपिक है उसके अंदर देखा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि टेस्टोस्टेरोन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम नाम है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप याद कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये आपको चीज़ें आसान इंग्लिश में थोड़ी हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जो हिंदी के जो वर्ड्स हैं मुझे थोड़ी दिक्कत आती है हिंदी के जो वर्ड्स हैं उनको याद रखने में। मैं बार बार उनको देखता हूँ फिर भूल जाता हूँ, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश में भी आप देखते जाइए। अगर आपको इंग्लिश में नहीं पसंद है तो आप हिंदी वाला यूज़ कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको चीज़ें आसान बनानी है तो हल्का फुल्का, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतनी भी ज़्यादा नहीं कि भाई आप हिंदी ही नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो हिंदी भी ज़रूरी है लेकिन हिंदी के जो वर्ड्स हैं थोड़े कहीं ना जाके हार्ड होते हैं, ठीक है। तो फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश में भी आप थोड़ा याद रखिए ताकि फ्यूचर में आपके जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनमें थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो आज जो है थोड़ी सी ज़्यादा बातचीत हो गई अपने बीच, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मादा जनन तंत्र। तो एक बार ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए, इसको नोट करिए।
इसके जो लेवल नाम है, ठीक है। आपको कितने से नाम याद करने हैं, जैसे कि जो हर एक जो रीजन है उसका आपको एक नाम याद रखना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 नाम आपको बस याद करने हैं, जिसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं और इतने सारे चीज़ें हैं समझने के लिए, अगर और हर एक जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसका आपको यहाँ पर डायग्राम बनवाया है, ठीक है। तो आपको हर एक टॉपिक में से अगर डायग्राम याद है तो अगर ये चैप्टर आपके 5 या 6 नंबर का शायद आता है तो वहाँ से आपके वो जो मार्क्स हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, अगर आपको डायग्राम से याद है आप उसको आसानी से कर देंगे। बाकी जैसे ही अपना एक बार कोर्स हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि जो मार्क्स हैं वो कैसे आपको ऑब्टेन करना है एग्जाम में, जो क्वेश्चन है कैसे आते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। एक बार सीरीज ये जो है चैप्टर वाइज सीरीज अपनी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे। तो आज के टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए, ये डायग्राम आप एक बार आपने नोट डाउन किया होगा। अब इसके बारे में जो इसके पार्ट्स हैं, ये जो मादा जनन तंत्र के जो भाग हैं उनको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। पहला जो पार्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है ओवरीज, जैसे कि मेल में जब हमने बात की थी, नर जनन तंत्र की जब हमने बात की थी तो वहाँ पे हमने पढ़ा था जैसे टेस्टिस होते हैं, वृषण जो होते हैं, तो उनका क्या काम था, शुक्राणु बनाने का, स्पर्म फॉर्मेशन का उनका जो वर्क था। तो वहाँ पे वही वर्क जो फीमेल्स में क्या बनेंगे, जैसे युग्मक, जो युग्मकों की हमने बात की तो फीमेल्स में बनेंगे वो अंडे, या उनको हमने ओवा बोला था, ठीक है, ओवम। तो ये होते हैं ओवरी, इनको बोलते हैं अंडाशय। तो यहीं पे फॉर्मेशन किसका होगा, एग का, ठीक है। तो यहाँ से अंडा बनेगा, ये है अंडवाहिनी, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे हमने वासर डिफरेंस हमने देखा था, शुक्रवाहिनी हमने देखी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ बार बार कि जो शरीर के अंदर जो रक्त है उसका जो फ्लो होगा, ठीक है, ट्रांसफर होगा बॉडी के अंदर एक अंग से दूसरे अंग के पास, तो वो उनको हम रक्तवाहिनी बोलते हैं। उसी प्रकार मूत्रवाहिनी हमने नाम दिया था जब उत्सर्जन तंत्र हमने पढ़ा था। इनमें से कोई सा भी तंत्र अगर आपने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई सा भी जो टॉपिक है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा वैसे ही हमने शुक्रवाहिनी बोला था जो शुक्राणु का ट्रांसफर करती है, एक अनंत तंत्र है उसके अंदर। उसी प्रकार यहाँ पे जो अंडा है उसको ट्रांसफर करने के लिए अंडवाहिनी का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। अंडवाहिनी ये एक डक्ट, एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, संरचना होती है बहुत छोटी। तो उसका क्या काम होगा कि अंडाशय से जो एग बनेगा, अंडा बनेगा, उसको वो गर्भाशय तक लेके जाएगी। ये गर्भाशय, इसको गर्भाशय गुहा है, ठीक है, कैविटी होती है, यूट्रस कैविटी, गर्भाशय को इंग्लिश में यूट्रस बोलते हैं। और ये जो भाग है ऊपर की साइड इसको बोलते हैं फंडस। अगर आपको ये नाम याद नहीं भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अंडवाहिनी को भी इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है, ठीक है। जब हम आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र उसको बोला जाता है, तो जब वो पढ़ेंगे आप तो उसमें आप देखेंगे कि 1 मंथ के पीरियड में जो चलता है तो उसमें एक साइकिल जो है स्टार्ट होता है, तो एक टाइम लेफ्ट वाले ओवरी से एग आएगा और एक टाइम राइट वाले ओवरी से एग आता है, ठीक है। तो दोनों एक साथ एक्स नहीं से, जबकि अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमने बात की तो जो स्पर्म्स हैं वो जो दोनों टेस्टिस हैं वो एक साथ प्रोड्यूस करते हैं और एक साथ ही वहाँ से जो शुक्राणु है वो दोनों के पास से आएंगे। लेकिन यहाँ पे बात करें तो एक बार में सिर्फ एक ही अंडा बनेगा जो कि किसी एक अंडाशय द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब हो गई, ये हो गया गर्भाशय। ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जब स्पर्म्स आएंगे, ठीक है, जब स्पर्म्स वेजाइना से एंटर करेंगे करके जो शुक्राणु है वो मूवमेंट करके वो यहाँ तक पहुँचेंगे, उसको भी हम एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए और इसको एक बार समझ लीजिए। अंतस्तर एंडोमेट्रियम जो लेयर है, ठीक है, ये ब्लड लेयर होती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सूक्ष्म, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म, जिसको अपन सिर्फ माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, बेसिक ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन अगर हो जाएगा तो उसके बाद यहीं पे आकर जो बेबी है वो जो एग है वो चिपक जाएगा, उसके बाद उसका फॉर्मेशन होगा। अब मैं एक बार ये जो नाम लिखे हुए हैं इनको मिटा देता हूँ। जैसा हमने एक बार ये देख लीजिए कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, नर जनन तंत्र था, उसमें हमने प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग पढ़े थे। तो यहाँ पे जो वहाँ पे जो प्राथमिक जननांग था वो थे वृषण। तो वृषणों का क्या काम था, शुक्राणुओं का निर्माण करना, उसके अलावा उनको न्यूट्रिशन देना, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द्वितीय लैंगिक गुण जो थे वो हार्मोन के परिवर्तन के कारण जो होते हैं, जैसा कि टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण भी जो प्राथमिक जननांग था वहां से होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो प्राथमिक जननांग रहेगा वो रहेगा अंडाशय, और इसी से
जो हार्मोन्स, दो हार्मोन हमने देखे थे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उसका निर्माण होगा। तो जो प्राथमिक अंग है वो हमको पढ़ना है, उसके बाद हम द्वितीय अंगों के बारे में जानेंगे। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ और थोड़ी सी जो मैकेनिज्म है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैसे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है। कोई भी जो तंत्र है वो तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप जो वीडियोस हैं वो पूरी नहीं देख लेंगे। उससे क्या होता है कि जो छोटी सी, ऐसा होता है जैसे जैसे ये जो चीज़ें हैं वो सिस्टम से हम पढ़ते जाते हैं। पहले उसका डायग्राम देखेंगे, फिर उसका फॉर्मेशन, उसकी प्रोसेस देखेंगे, उसकी उपस्थिति कहाँ है बॉडी में वो जानना जरूरी है, तभी तो हम उसके उपयोग को समझ पाएंगे। तो आप पूरी वीडियोस देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए, तभी आपको चीज़ें और भी अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो ये जो डायग्राम है ये है मादा जनन तंत्र, इसके नाम हमने याद कर लिए, ठीक है। अभी क्या होता है, जो नर जनन तंत्र हमने देखा था, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमने जब बात की थी, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। यहाँ पे वृषण की हमने बात की थी, टेस्टिस जिसको बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्म्स का, ठीक है। स्पर्म्स कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये हो गए शुक्राणु, और इनको बोलते हैं स्पर्म। ऐसी लाखों सेल्स, जब, तो ऐसे जो इनको हम सेल बोल सकते हैं, एक टाइप की सेल है, हैप्लॉइड सेल ये होती है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे सेल कोशिका, जब हम पढ़ेंगे, अगर आपके चैप्टर है, कोई टॉपिक है या नहीं भी होगा तो हम एक एडिशनल वीडियो उसका बना देंगे, तो हम जानेंगे कोशिकाओं के बारे में, उसमें डिवीजन यानी कि उनका विभाजन कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। कौन कौन से टाइप्स की जो सेल्स हैं अपनी बॉडी में प्रेजेंट होती है, अपने जो शरीर के अंदर कौन कौन से टाइप के जो कोशिकाएं हैं वो बनती है, वो भी हम देखेंगे। तो इसका में एक शुक्राणु जो एक प्रकार का सेल है, ऐसी मिलियंस ऑफ सेल्स यानी कि ऐसी लाखों करोड़ों सेल्स जब एक साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी मादा जनन तंत्र का जो ये जो सिस्टम है इसके अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो जो वेजाइना वाला पोर्शन है, ठीक है, वहां से एंटर करेंगे। अब मेन जो चीज हमने क्या देखा था कि जो मेल है और जो फीमेल है, इनके जो युग्मक थे, ठीक है, एक स्पर्म थे और एग थे, जब इनका क्रॉस होता है, ठीक है, जब इनके अंदर निषेचन होगा, निषेचन हमने पढ़ा था, तो उसके बाद जाइगोट बनेगा, युग्मना जिसको हमने हिंदी में बोला था। तो वो देख लेते हैं कि वो जो निषेचन की क्रिया है वो किस जो पार्ट में जाके होती है, ठीक है। यहाँ से बन जाता है अपना एग, तो जैसे ही एग यहाँ तक पहुंचेगा, फेलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं, बोला था हमने, अंड वाहिनी हमने बोला था। तो ये जो स्पर्म्स है ये पहुंच जाते हैं यहाँ तक। अब कुछ जो स्पर्म्स है उनको पता नहीं होता है कि ये वहाँ पहुंच जाएंगे। होता क्या है कि जो एग है उसके अंदर से जो केमिकल्स होते हैं कुछ, उनका वहां से स्त्रावण यानी सिक्रेशन होता रहता है, ठीक है। वो एक प्रकार के केमिकल्स का स्त्रावण करता है, जिसको स्पर्म्स को पता चल जाता है कि जो एग है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। वरना कभी कभी कुछ स्पर्म्स इधर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन एक बार में, जैसा मैंने बताया, एक टाइम पे सिर्फ एक ही जो ओवरी है वो एग बनाएगी, तो जो अपनी अंडवाहिनी है वहीं पे निषेचन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में निषेचन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे होगा, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा अपना जाइगोट, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जाइगोट, यहाँ पे बन जाएगा। और ये जो जाइगोट है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा मिटा के, जैसे कि जाइगोट बन गया, स्पर्म्स यहाँ पहुंच गए, ठीक है। जाइगोट बन गया, जब इसका डेवलपमेंट होगा, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, वो जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या क्या, ब्लास्टुला वहाँ पे बनता है, गेस्टुला स्टेज वहाँ पे आती है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में यही इनके लगभग नाम है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, मत होइएगा, ठीक है। तो जो ब्लास्टुला स्टेज में जाकर पहले एक सेल होती है, ये एक सेल है, ठीक है, जो जाइगोट है वो। उसके बाद यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन, जो कि मैंने बताया, जब कोशिका के बारे में हम देखेंगे तो वहाँ पे उसको, वो जो टॉपिक है कोशिका विभाजन का, वो दो प्रकार से कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, उसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो जब यूँ समझ लीजिए कि जब बेबी जो है, छोटा सा जो नवजात शिशु है, जब उसका फॉर्मेशन होने लग जाएगा गर्भाशय के अंदर, ठीक है, ये अपना गर्भाशय, तो इसके अंदर जब उसका निर्माण शुरू होने लग जाएगा, तो वो ये जो एंडोमेट्रियम हमने देखा था, ठीक है, एंडोमेट्रियम जब हमने पढ़ा, हिंदी में इसको बोला था हमने
हिंदी में इसको अंतस्त्र बोलते हैं। तो वो जो बेबी है, वो जो छोटा बच्चा है, वो इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है, उससे जुड़ जाएगा। जैसे कि आप यूँ समझ लीजिए कि ये एक छोटा सा बेबी है, ड्राइंग पे आप मत जाइएगा, ठीक है, तो ये इससे अटैच हो जाएगा, वो उससे जुड़ जाएगा। तो जो प्लेसेंटा उसको बोला जाता है, वो जो नली सी एक ट्यूब सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ट्यूब जैसी संरचना होती है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। हिंदी में भी इसको यही बोला जाता है। प्लेसेंटा से ही उत्सर्जन बच्चा करेगा, कुछ खाएगा, तो वो सब चीज़ें जो है प्लेसेंटा से ही वहाँ पे उसको मिलती रहेगी, और उत्सर्जित पदार्थ भी है वो भी वहीं उसके द्वारा ही वो निष्कासित करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये बनाना है तो ये डायग्राम आप एक बार बना लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, ये जो तंत्र है इसकी स्थिति की, कि कौन सी पोजीशन बॉडी के अंदर होती है, तो उसकी अगर बात करें तो ये जो तंत्र है इसकी स्थिति जो होती है शरीर के अंदर, ठीक है, ये होता है जो उदर गुहा होती है अपने, जहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी हमने बात की थी, जहाँ पे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। लीवर हमने देखा था, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत हिंदी में जिनको बोलते हैं, तो वो जहाँ पे उपस्थित होती है उसे हम बोलते हैं उदर गुहा। तो उदर गुहा होती है, उसी के अंदर आगे की साइड तो अपना जो पाचन तंत्र उपस्थित होता है, और इसके जो पीछे की साइड वृक्क, किडनी जो उपस्थित थी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे जो वृक्क जो होते हैं, जो किडनीज होती हैं, उनके उदर गुहा में उपस्थित होते हैं। उदर गुहा के अंदर वृक्क के नीचे, ठीक है, वो जो रीजन होता है, वो जो एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा के अंदर, उसके अंदर जो एक रीजन होगा, जो एक भाग होगा, किस भाग में, शरीर के किस भाग में होती है, उसको हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। हिंदी में बोला जाता है श्रोणी भाग, शरीर का श्रोणी भाग जो होता है, ठीक है। तो क्योंकि उसको शरीर का जो श्रोणी भाग होता है वहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। हम जो बात करेंगे वो प्राथमिक जो जननांग है मानव जनन तंत्र के अंदर, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे पहले। तो प्राथमिक जो जननांग है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसकी अगर बात करें, ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया। तो प्राथमिक जननांग में सिर्फ एक जो अंग हमको देखना है वो है ओवरी, ठीक है, और इसी को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। तो इसके बारे में हमको देखना है। इसमें क्या था, दो चीजें हमने देखी, एक तो इसका क्या काम है, एग यानी अंडे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एग ये करेगा। दूसरा जो इसका वर्क है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल के लिए जो जिम्मेदार है हार्मोन्स, उनका स्त्रावण ये करेगा। तो हार्मोनों का स्त्रावण ये करेगा। और जैसा कि मैंने बताया था, जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, उनका स्त्रावण जो करते हैं, तो ये एक टाइप की अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, ठीक है, ये क्या करती है, सीधा ब्लड में हार्मोन्स को भेजती है। तो ये एक प्रकार की अंतःस्त्रावी ग्रंथि हम बोलेंगे इसको, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए, विस्तृत जानकारी इसके बारे में आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो यह है एक प्रकार की अंतःस्त्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं। तो हार्मोन का स्त्रावण करेंगे। अब हार्मोन की अगर बात करें तो हिंदी में और इंग्लिश में जैसा मैंने बताया उनके समान नाम है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में उनके नाम लिख देता हूँ। दो प्रकार के हार्मोन्स प्राथमिक जननांग यानी अंडाशय द्वारा स्त्रावित किए जाएंगे। एक है अपना प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, दूसरा है अपना एस्ट्रोजन,
ठीक है, दो टाइप के हार्मोन हो गए, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये आपको पढ़ने हैं। इन्हीं की वजह से क्या होगा, ये जो दोनों हार्मोन है इन्हीं की बदौलत सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी द्वितीय लैंगिक लक्षण शरीर के अंदर जो परिवर्तन होंगे वो इन्हीं की वजह से होते हैं। जो प्यूबर्टी जो एज होती है, ठीक है, प्यूबर्टी यानी एडोलसेंस, किशोरावस्था, जब हमने पढ़ा था लास्ट वाले वीडियो में, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो किशोरावस्था की उम्र आती है तो ये जो हार्मोन है इनका स्त्रावन शुरू हो जाता है और इसी की वजह से शारीरिक परिवर्तन गर्ल्स और बॉयज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, हिंदी में इनको बोलते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण। तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। कुछ थोड़ी सी और बात करेंगे ओवरी यानी अंडाशय के बारे में, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। इनको मैं एक बार मिटा देता हूँ। थोड़ी सी एक और चीज़ जो आपको पढ़नी है कि इसकी जो संरचना होती है, ठीक है, अंडाशय की जो संरचना होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, स्ट्रक्चर इंग्लिश में बोला जाता है संरचना को। इसकी जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे, जैसे कि प्रत्येक जो तंत्र के अंदर प्रत्येक जो मुख्य अंग हमने पढ़े, जैसे कि श्वसन तंत्र के अंदर मुख्य जो अंग थे वो है फेफड़े, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, गैसों का विनिमय जहाँ पे होता है। तो उसके अंदर जो सबसे सूक्ष्म इकाई थी एलोवेलाई, वो जिम्मेदार थी रेस्पिरेशन यानी श्वसन के लिए, ठीक है। उसी प्रकार प्रत्येक जो अंग है उसके अंदर ऐसी मुख्य अंग जो होते हैं प्रत्येक तंत्र के, उनके अंदर ऐसी सूक्ष्म इकाइयाँ उपस्थित होती हैं जहाँ से उस तंत्र का पूरा जो सिस्टम है वो वर्क करता है, ठीक है, वो जो पूरा तंत्र वहाँ से कार्य करता है। तो जब अंडाशय के अंदर जब अंडे नहीं बनेंगे तो ये जो पूरा सिस्टम है ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मुख्य जो स्ट्रक्चर है अंडाशय की उसी के अंदर उपस्थित होती हैं इसकी जो सूक्ष्म संरचना होती है, ठीक है, सूक्ष्म जो संरचना है वो है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंडाशयी पुटिकाएं उपस्थित होती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं अंडाशयी पुटिकाएं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल इसको बोला जाता है, ठीक है। संख्या में अनेक होती है, ठीक है, ये होती है इसके अंदर, यहीं पे अंडों का निर्माण होता है, ठीक है, ये होती है संख्या में अनेक या अनगिनत, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिनको माइक्रोस्कोप से सिर्फ देखा जा सकता है, सूक्ष्म दृष्टि से हम देख सकते हैं। अब ये जो है प्राथमिक जननांग अंडाशय, इसके बारे में हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है, ठीक है, क्या इसके काम है, कहाँ पे उपस्थित होता है, इसकी जो उपस्थिति है, जो वक्र होते हैं, क्योंकि जो पूरा तंत्र है वो उपस्थित होता है अपने उदर गुहा के जस्ट नीचे यानी कि श्रोणी भाग के अंदर, पेल्विक रीजन के अंदर। तो वहीं ये जो अंडाशय है, ठीक है, वो जो किडनीज हैं उनके जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं द्वितीय, इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब हमको पढ़ना है जो द्वितीय जननांग जो है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। द्वितीयक जननांग, इंग्लिश में आपको पता ही है इनको क्या बोलेंगे, लिखने की जरूरत थोड़ी है नहीं है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स इनको हम बोलेंगे। हम पॉइंट टू पॉइंट जैसे सिस्टम वर्क करता है, जैसे ये तंत्र कार्य करता है, वैसे ही हम इनको देखते जाएंगे। तो सबसे पहला जो अंग है, जैसे कि जो अंडाशय है वहां से एक अंडे का निर्माण हुआ, तो वो कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले वो जाएगा अंड वाहिनी के अंदर, ठीक है, जिसको हमने बोला था फैलोपियन ट्यूब, जिसका जो कार्य था वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी संरचना की अगर बात करें तो ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर की ये होती है। उसके अलावा ये होती है कुंडलिक,
यानी कि कोइल्ड ये होती है, इंग्लिश में बोलते हैं कोइल्ड। ऐसे ऐसे ये घूमी हुई होती है। संरचना में हमने ऐसा इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि उससे डायग्राम हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आप वैसा डायग्राम भी बना के आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये जो चीज़ें हैं वो इनके बारे में याद रखनी है। तो ये होती है कुंडलित, 10 से 12 सेंटीमीटर की लगभग ये होती है। मुख्य जो चीज़ है उसकी अगर बात करें हम कि यहाँ पे इसके अंदर जो प्रोसेस है वो क्या होती है, तो निषेचन यहाँ पे उपस्थित होता है, ठीक है। स्पर्म आएगा, निषेचन यहाँ पे होगा। तो निषेचन के लिए यानी ये फेवरेबल होती है, ठीक है। अनुकूलित जिसको बोलते हैं, तो ये होती है निषेचन के लिए अनुकूलित। इंग्लिश में अगर इसका जो कार्य है उसको देखें तो हम लिख सकते हैं फेवरेबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये होती है फेवरेबल फॉर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के लिए अनुकूलित। स्थान ये है, तो ये जो ए या फर्स्ट, इसको आप यहाँ पे टैग इसको कर लीजिए। फर्स्ट जो ऑर्गन है, अंग जो है अंडवाहिनी, वो हमने पढ़ लिया। अब जैसे ही निषेचन होगा तो जो क्या बनेगा, ये अगर आपने नोट कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही निषेचन होगा तो बनेगा युग्मनज, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं जाइगोट, वो बनेगा। तो क्या होगा, वो पहुंचेगा कहाँ पे, गर्भाशय के अंदर। तो वही हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो सेकंड नंबर पे हमको देखना है गर्भाशय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूट्रस। पहली बात तो इसकी जो उपस्थिति है वो होती है मूत्राशय और गुदा, इसको बोलते हैं एनाल, एनस, इसको बोलते हैं एनस। उसके बीच ये उपस्थित होता है, के बीच ये थैली जैसी संरचना होगी। जैसी पेशीय संरचना होती है, काफी फ्लेक्सिबल होती है, मस्कुलर। क्योंकि जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद जो भी नवजात जो बेबी बनेगा, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी जो होगा वो इसके अंदर ही उपस्थित होता है। और वो जो एंडोमेट्रियम की जो कवरिंग हमने पढ़ी थी, अंतस्तर हमने पढ़ा था, ठीक है, अंतस्तर, इसको एंडोमेट्रियम इंग्लिश में बोला था। इसके और बच्चे, जो बच्चा है, ये दोनों जुड़े होते हैं एक कोड के माध्यम से। कोड यानी एक ट्यूब जैसी संरचना होती है जहाँ से बच्चे के रेस्पिरेशन के लिए गैसों का विनिमय होता है, फूड का विनिमय वहाँ से होता है, ठीक है, फूड उसको दिया जाएगा। उसके अलावा जब उत्सर्जन पदार्थ जो त्यागेगा तो वो वहाँ से अंतस्तर के द्वारा जो मदर है, जो माँ है, उसके शरीर में प्रवेश करेंगे। तो उसको हमने बोला था प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा यहाँ पे ये काम करेगी। अंतस्तर के द्वारा गर्भाशय के अंदर जो बच्चा है वो वहां से जुड़ा रहेगा। उसके पास जो है एक बच्चे के लिए ये जो जगह है ये अनुकूलित जगह होती है, ठीक है, फेवरेबल ये होगी। अनुकूलित वातावरण बच्चे को मिलेगा, वातावरण। तो इसको भी एक बार आप नोट कर लीजिए। अब जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, लास्ट जो सिस्टम का भाग बचा हुआ है, वेजाइना जिसको हमने बोला था, उसको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद ये जो टॉपिक है इसका लास्ट पॉइंट आपके बचेगा, छोटा सा माइनर सा एक टॉपिक इसके अंदर है और भी, उसको भी हम फिनिश कर लेंगे। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये जो चैप्टर है इसके अंदर सिर्फ आपके 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरा जो टॉपिक है वो आपके नर्वस सिस्टम में भी यहाँ पे हमको पढ़ना है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे। सी पे हम अगर बात करें तो वो था वजाइना, हिंदी में जिसको योनि हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी अगर बात करें तो ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर थी, सिलेंड्रिकल ट्यूब। ये होती है एक प्रकार की पेशीय संरचना। पेशीय संरचना ये मस्कुलर ट्यूब ये होती है, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की ये होती है, ठीक है। इसकी अगर बात करें, इसका जो मुख्य काम है, जब जो प्रक्रिया है रिप्रोडक्शन की वो होगी तो जो शुक्राणु है, जो शुक्राणु होते हैं नर जनन तंत्र के सिस्टम से जो शुक्राणु स्खलित होंगे, ठीक है, एजिकुलेट होंगे, तो उनको ये यहाँ पे एक्सेप्ट करती है। शुक्राणुओं को ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक्सेप्ट ये करेगा। और उसके बाद ये जो शुक्राणु है वो पहुंचेंगे गर्भाशय के बाद में जो अंडवाहिनी है वहाँ पे निषेचन होगा। तो ये इसका काम है। इसके बारे में अगर और भी हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो यहाँ से बाहर आता है। तीसरा जो इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरियाज, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। इनका जो काम है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, इनका काम है लैक्टिक एसिड बनाना। ये बनाते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, और वो लैक्टिक अम्ल जो है वो ये जो भाग है वेजाइना, इसकी जो पीएच है उसको एसिडिक बना देता है, यानी अम्लीय, एसिडिक बना देता है, यानी अम्लीय ये होता है, ठीक है। और ये इस वजह से बैक्टीरिया का उपस्थित होना इस वजह से आवश्यक है कि जो बाहरी सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, तो ये जो अम्ल है वहाँ पे उसको इन्फेक्शन करने से रोकता है। तो इसको भी एक बार आप नोट कर लीजिए। ये टॉपिक अपना खत्म हो चुका है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब जो लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है आज का, इसके बाद आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसमें हमको पढ़ना है लास्ट जो टॉपिक है, फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, फेजेस ऑफ इसको बोलते हैं हिंदी में प्रजनन की अवस्थाएं, इसकी अगर बात करें तो 4 अवस्थाएं यहाँ पे हमको पढ़नी है। टोटल 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। 4 अवस्थाएं हमको पढ़नी है, 4 अवस्थाएं। पहली जो अवस्था है युग्मक जनन, इंग्लिश में इसको बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसको बोला जाता है इसको आप लिख सकते हैं वह अवस्था जिसके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, आप बना के इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। युग्मक निर्माण इसके अंदर होता है, ठीक है। जो गैमेट्स हैं उसका यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो हमने देखा था कि 2 प्रकार के गैमेट जो मानव है उसके अंदर बनते हैं। 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है। ये नर युग्मक, ये जो साइन है नर के लिए यानी मेल के लिए यूज करेंगे, ये है जो साइन ये मादा के लिए यूज करेंगे। तो नर युग्मक जो है
उसको हमने बोला था शुक्राणु यानी स्पर्म, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। मादा युग्म की अगर बात करें तो यहाँ हमने पढ़ा था अंडा जो बनेगा इसको हमने बोला था एग या ओवम, और ये होता है कुछ इस टाइप का, यहाँ पे इसको देखेंगे। तो ये आप बना लीजिए। जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है इसको बोलते हैं शुक्रजनन, ठीक है। तो जो शुक्राणु निर्माण है इसके नीचे आप लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं शुक्र जनन, इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जेनेसिस। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये जो अवस्थाएं हैं, ये जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, तो ये भी विस्तार से आपको पढ़ने को वहाँ पे मिलेगी। इसके अंदर काफ़ी सारी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस वो भी अवस्थाएं होती है, वहाँ पे कोशिका विभाजन भी आप पढ़ेंगे। उसके अलावा जो अंडा होता है तो इसको बोलते हैं अंडजनन, यानी कि इसको बोला जाता है अंडजनन, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है oogenesis। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए। जैसे अब जो युग्मक है वो बन गए, तो जो स्पर्म है वो, जो शुक्राणु है वो नर जनन तंत्र से प्रवेश करेगा मादा जनन तंत्र के अंदर, और वो पहुंचेगा कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब जो है वो पहुंचेगा अपने अंडवाहिनी जो है वहाँ पे वो पहुंचेगा। तो उसमें क्या होगा, जब वो अंडवाहिनी में पहुंचेगा तो अंडा जो है उसका भी जन्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो दूसरी स्टेज होगी निषेचन की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसको बोला जाता है। सिंपल सी अवस्था है ये हमने बहुत बार जो टॉपिक है इसके अंदर हम इसको देखते रहे। तो मेल और ये फीमेल जनन, इसकी अगर बात करें तो ये स्पर्म होगा और ये एग, ठीक है। इनमें जब क्रॉस होगा तो होगा निषेचन, और जो बनेगा, जो ये जो सेल्स हैं ये है 2 एन सेल्स, यानी हैप्लॉइड इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे जब निषेचन होगा तो बनेगा जाइगोट, जो कि होगा 2n, ठीक है। ये भी एक सेल होती है, ठीक है, होती एक कोशिका ही है, एक कोशिका। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। अब जो तीसरी अवस्था हम देखेंगे, तो निषेचन यहाँ पे हो चुका, जाइगोट यानी युग्मनज बन गया है। युग्मनज का बनने के बाद अब होगा उसका डेवलपमेंट, यानी कि उसका परिपक्वन यहाँ पे शुरू होगा। तो थर्ड जो टॉपिक है उसको हम बोलेंगे विदलन तथा भ्रूणारोपण यहाँ पे होगा। विदलन जो होगा वो होगा युग्मनज जो हमने बनाया, युग्मनज का जो फॉर्मेशन हुआ यानी जाइगोट जब बना तो उसका होगा विदलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है टूटना, ठीक है। और एंड इसको बोलेंगे एम्ब्रियो। भ्रूण जो होता है जाइगोट के अगली जो स्टेज है ब्लास्टुला गेस्टुला के बाद बनता है एम्ब्रियो, तो इसका रोपण होगा एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। प्लांटेशन, तो ये यहाँ पे होगा। इसके अंदर क्या होगा कि जो युग्मनज है, युग्मनज जो है जो जाइगोट बना था, जो जाइगोट बना था, ये जो जाइगोट है ये पहले एक कोशिकीय होता है, जो है ये है एक कोशिकीय, इसका विदलन होगा, ठीक है। ये बनेगा 2 कोशिकीय। कोशिका विभाजन जब होगा इसके अंदर समसूत्री विभाजन यहाँ पे होता है। जो कोशिका विभाजन में हम पढ़ेंगे कि जो विभाजन है कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री इसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेल डिवीजन, और एक होता है मियोसिस। तो समसूत्री विभाजन जब यहाँ पे होता है तो 8 सेल्स यहाँ पे बन जाती है, और वो जो 8 सेल्स हैं उस जो स्टेज को, वो जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं ब्लास्टुला, ठीक है। इसके बाद बनेगा गेस्ट्रुला, और यही जो है अवस्थाएं ब्लास्टुला और गेस्टुला ये परिपक्व होती जाती है और बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पे बनती जाती है। और जैसे जैसे कोशिकाएं बनती जाती है तो वो उनका एक एक ग्रुप मिलकर अलग अलग उत्तक बनाते हैं, और अलग अलग उत्तक जो है मिलकर अलग अलग प्रकार के तंत्र बनाते हैं, और एक शिशु यहाँ पे बन जाएगा। तो गेस्टुला अवस्था के बाद जो बनेगा वो बनता है भ्रूण। भ्रूण या एम्ब्रियो इसको बोल देते हैं।
अब इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, या वो जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, इसका जैसा कि ये जो स्ट्रक्चर था यूट्रस का, ऐसा कुछ यूट्रस का, यानी कि इसको हमने बोला था गर्भाशय, ये जो स्ट्रक्चर है यूट्रस का, ठीक है। यहाँ पे एंडोमेट्रियम यानी अंतस्तर था, ये ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे ही जो एम्ब्रियो बना, ये जो है बेबी बन गया, ठीक है, ये यहाँ से जुड़ जाएगा प्लेसेंटा के द्वारा। एक कॉर्ड होती है, एक नली जैसी स्ट्रक्चर होती है प्लेसेंटा, ये तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी के बाद, यानी कि मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, टॉपिक यही है अपना। तो एम्ब्रियो यानी भ्रूण का जो फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, भ्रूण यहाँ पे बन चुका है अपना। ये जुड़ेगा किसके द्वारा? अब प्लेसेंटा की अगर बात करें तो प्लेसेंटा का जो काम है, ये क्या करती है, ये अंतस्तर यानी एंडोमेट्रियम और भ्रूण जो नवजात शिशु बनने वाला है जिससे, को जोड़ती है। यानी ये एक दूसरे से, भ्रूण और अंतस्तर यानी एक दूसरे से इनको जोड़ेगी। इसको बोला जाता है प्लेसेंटा, ठीक है। इसका जो काम है, एक तो होगा गैसीय विनिमय में, इंग्लिश में बोलेंगे इसको गैसीय एक्सचेंज, ठीक है, गैसीय विनिमय। यानी कि जो बच्चा है वो सांस लेने के लिए CO2 लेगा। अभी पूरी तरह जो अंग हैं उनका निर्माण नहीं हो पाया है, मतलब हो तो चुके हैं वो, लेकिन उनमें परिपक्वता उतनी नहीं आई है। तो गैसीय विनिमय प्लेसेंटा के द्वारा होगा। CO2 जो बच्चा छोड़ेगा वो वापस से अंत स्तर के द्वारा जो मदर है उसकी बॉडी में आ जाएगी। फूड जो है मदर की बॉडी से प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण को मिलेगा। तो ये सारी साइकिल ऐसे चलती रहती है। इसके अलावा जो बाहरी बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी अगर बाहर से हमला करते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए जो एंटीबॉडीज हैं वो भी बनेंगे, तो वो मदर की बॉडी में बनेंगे, ठीक है। जो माँ होती है उसकी बॉडी में वो बनेंगे और वो प्लेसेंटा के थ्रू भ्रूण तक पहुंचेंगे। उससे जो बाहरी सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे उसकी सुरक्षा करेंगे। अब इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर जो लास्ट स्टेज है आपकी उसको हम पढ़ लेते हैं, छोटी सी स्टेज है। उसके बाद ये जो टॉपिक है आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब ये है प्रसव की अवस्था। तो ये है प्रसव की अवस्था, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्कोचमेंट, ठीक है, एक्कोचमेंट इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो पूरी तरह परिपक्व हो गया, परिपक्वता उसके अंदर आ गई, ठीक है। जो एम्ब्रियो है वो बन गया अब एक नवजात शिशु। तो शिशु का जो जन्म है, जन्म की जो अवस्था है, ठीक है, लेबर उसको बोला जाता है। तो जो जन्म है वो होगा, वो जो अवस्था है उसको प्रसव की अवस्था बोला जाता है। तो इसको भी आप एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आपके लिए अंग्रेजी में आप इसको लिख के आ सकते हैं। ये जो अपना टॉपिक है ये यहाँ पे फिनिश हो चुका है पूरा। जो चैप्टर है वो भी खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर 2 टॉपिक और हमको पढ़ने हैं। तो ये जो टॉपिक है ये भी आपका फिनिश होता है। तो ऐसे ही आप नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। बाकी जो पहले वाले इस चैप्टर के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।